मेरे सामने बैठे हुए सब सम्मानीयगण, किसान संगठन के नेता, आदरणीय ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रणेता, हमारे दोस्त जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, मैं किसान को कैसे संगठित किया जाए, क्या सवाल है, इस पर ज़्यादा भाषण नहीं करूँगा। मैं आपको ब्रीफली जागतिक अर्थव्यवस्था कैसी बदल रही है और उसका किसानों पर, खेती पर क्या परिणाम होने वाला है, इसके बारे में बहस करूँगा। मुझे बहुत बार मौका मिलता है किसान नेताओं के साथ चर्चा करने का। हम दोनों आपको बैकग्राउंड देते हैं। मेरे साथ गोयल जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके प्राइम मिनिस्टर के कालावधि में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एग्रीकल्चर में, खेती में अपॉइंट किया था, उसके बारे में हम दोनों ने बहुत काम किया है। और हमारे तीसरे दोस्त है, वो सारंगी हैं, वो नहीं आए। वो सब बैकग्राउंड, जब विविध कमेटी जो समिति थे उनके साथ काम करते हुए एक बात बहुत समझ गई और उसका मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैंने 2 साल चाइना में काम किया है। मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर, जिनको ईस्ट एशियन टाइगर बोलते हैं, जिन्होंने बहुत अप्रतिम प्रगति की, उनका अभ्यास करने के लिए एडीबी ने मुझे ग्रांट दिया था। मैंने वहां जाके स्टडी की। एक बात समझ लीजिए, 1978 में जब माओ का मृत्यु हो गया और उसके बाद डेंग शिओपिंग, इन्होंने चाइना का सर्व कारभार अपने हाथ में लिया। तब 3 बातें की जिन पर आपको बहस करना चाहिए। पहली बात, उन्होंने सोशलिज्म को छोड़ दिया, कम्युनिज्म को छोड़ दिया, और वो बोलते थे whether the cat is black or white, as long as it is killing the rats, that is right. और इसका मतलब ऐसा हुआ कि चाइना ने पॉलिटिकल फील्ड में कम्युनिज्म रखा, सोशलिज्म रखा, लेकिन मार्केट इकोनॉमी बनाई, टोटल मार्केट इकोनॉमी बनाई। और उसी समय, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन थे, अमेरिका के परराष्ट्र मंत्री हेनरी किसिंजर थे, और उसी समय जो कोल्ड वॉर था, वो कोल्ड वॉर में उन्हें चाइना अमेरिका के साथ आना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। इसीलिए पहले हेनरी किसिंजर गए, बाद में खुद निक्सन चाइना में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? चाइना अपने साथ आना चाहिए, अमेरिका के साथ आना चाहिए, रशिया के विरुद्ध काम करना चाहिए,
इसके लिए राजकीय दृष्टि से चाइना को अपने हाथ में लेने के लिए सब प्रयत्न किए गए। उसमें पहला प्रयत्न ऐसा किया गया कि चाइना को 0 ड्यूटी पे अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई, और 0 ड्यूटी पे एक्सपोर्ट परमिशन देने के बाद 1978 की बात है ये। 78 में अपने यहां मोरारजी देसाई का शासन था, अपने यहां जॉर्ज फर्नांडिस समाजवाद की बात कर रहे थे, कम्युनिज्म की बात कर रहे थे। उसी समय चाइना में एक क्रांति हो रही थी, मार्केट को अपनाया गया, समाजवाद टोटल इकोनॉमी से हटाया गया, और पहला काम डेंग शिओपिंग ने जो किया हुआ है वो एक्सपोर्ट करने का किया। लेदर एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, कॉटन एक्सपोर्ट, टॉयज एक्सपोर्ट, ऑल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वाज सेट अप। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ऐसा हुआ कि 78 से 91 तक 12 करोड़ लोगों को खेती से बाहर निकाला गया। उसके नेक्स्ट 5 इयर्स में 5 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया। और डेंग का एक ही संकल्प था, समझ लीजिए, और मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। तो डेंग का कहना था खेती करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए, लेकिन खेती में इतने किसानों की जरूरत नहीं है, इनको मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर करना चाहिए। और उन्होंने अपील की, जैसे आपके लोग, भारत के लोग बाहर काम करते हैं, वैसे चीन के लोग उसी समय बाहर काम करते थे। वो वियतनाम में थे, इंडोनेशिया में थे, मलेशिया में थे, सिंगापुर में थे। उनको सबको उन्होंने अपील किया कि आप चाइना में आओ। आपको थोड़ा हिस्ट्री मालूम है कि मालूम नहीं, उसी समय जो यूके और सब यूरोप को, सब अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करते थे वो सब चाइनीज थे, चाइनीज। और वो चाइनीज चाइना में नहीं थे, वो हांगकांग में थे, मलेशिया में थे, वियतनाम में थे। उनको डेंग ने अपील कर दी कि आप अभी तक इतना एक्सपोर्ट करते हैं और आप चाइनीज हैं और अपने देश के लिए कोई प्रेम है तो यहां आ जाओ। हांगकांग उस समय चाइना का हिस्सा नहीं था, हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। उन सब चाइनीज को बुलाया उन्होंने, और चाइनीज की जो बाहर, देश के बाहर कितने चाइनीज थे? देश के बाहर 12 कोटी चाइनीज थे जो व्यापार करते थे। कॉटन टेक्सटाइल में ज्यादा से ज्यादा डिजाइन करने वाला और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला सब अमेरिकन रिटेल चेन, यूके के रिटेल चेन, फ्रांस की रिटेल चेन लाइक कैरिफोर, वॉलमार्ट, टारगेट, ऑल दीज रिटेल चेन्स यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे हांगकांग के एक चाइनीज आदमी के पास, और सब ऑर्डर उसके जाता था।
और वो सब ऑर्डर सब चाइनीज लोगों को बांटता था। वो सब चाइनीज लोग इनवाइट किया डेंग शियाओपिंग ने, उनके साथ मीटिंग ली। बोले तुम इधर आओ, यहां काम करो, तुम आप नक्शा देखो, आप इमेजिन करो। हांगकांग है, हांगकांग के पास गोंगडांग नाम का एक एरिया है चाइना का, वहां शेंजेन नाम की एक सिटी है, गुआंगझाओ नाम का एक दूसरा शहर है। वहां सब लोगों को बुला के इंडस्ट्री सेटअप कर दी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दी। और ये बंदा यहां नहीं ठहरा, आपको मालूम है कि नहीं, नाम जरा रिकलेक्ट करो। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर उसका एडवाइजर था, और वो सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर, उसका जो एडवाइजर था वो भी चीनी था, और वो भी गोंगडांग था, गोंगझाओ का था वो। उसको बुलाया उन्होंने कि आपने सिंगापुर डेवलप किया, इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बढ़ाया, इतना बड़ा पोर्ट बनाया, इतना ट्रेडिंग कर दिया है, आप क्या करना चाहते हैं चाइना में? और उन्होंने एक ही बात बोली, ली कुआन यू उसका नाम था, 6 फुट 9 इंचेस टॉल चाइनीज, एंड ही सेड, मिस्टर डेंग, डू ओनली वन थिंग, develop your ports, seaports. Develop seaports, make them good cities. Urbanize, good trunk infrastructure. Trunk infrastructure का मतलब क्या है? Solid waste, sewerage, roads, internet, everything you give them, and all these American companies will come to you and set up their business shop here in China. वही हुआ। ली कुआन यू मरते दम तक उसका एडवाइजर था। बोला कि सिंगापुर जैसे शहर बनाओ, भारत के प्लानिंग में इसका अभाव है। बहुत बढ़िया पोर्ट बनाया, नकाशा देखो, नकाशा आपके सामने इमेजिन करो। हांगकांग है, उसके बाद मकाओ है, उसके बाद अपना साउथ कोरिया के सामने दूसरा बंदर है। उन्होंने बोला ये सब बंदर डेवलप करना चाहिए, और बंदर डेवलप करने के सिवाय यहां शहर भी डेवलप होना चाहिए, जब जो कि परदेशी लोग, परदेशी भांडवल यहां आ सके। इमेजिन 1978, उसी समय ये सब एक्सपोर्ट पे परमिशन दी गई, जीरो ड्यूटी पे एक्सपोर्ट हो गया। 2002-1 तक ये जीरो ड्यूटी थी अमेरिका के, और इतना एक्सपोर्ट किया है चाइना ने कि उसी के बेस पर चाइना का अगला रेवोल्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, इंडस्ट्री में हुआ, सर्विस में हुआ, एआई में हुआ, वो चालू है। डेंग वाज अ रियल लीडर, रियल इकोनॉमिक लीडर। ऐसा नेता भारत में नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस। मिस्टर मोदी इज ऑल राइट, बट डेंग बहुत प्रैक्टिकल आदमी था। और 10 बरस में 10 कोटी और 5 बरस में 5 कोटी, 15 कोटी ट्रांसफर किया पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। शहर डेवलप कर दिए। उसका फायदा क्या हुआ? IBM set up their house in China. Cisco set up their house in China. All multinationals, they found that China's facilities like urban cities, infrastructure, they are world class. They came, set up there. Almost all of them, I don't know whether you know this, 90% of exports in the world and products in the world
और मेड इन चाइना। अभी अभी थोड़ा बदला है, वियतनाम में और बांग्लादेश में जाता है। ये सब मेड इन चाइना कर दिया और इतना ट्रीटमेंट अच्छा दिया कि कमाल की बात है। सब मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल्स हैव कम देयर। यू कैन इमेजिन जर्मनी के सभी ऑटोमोबाइल्स दे हैव सेट अप अ शॉप। इसमें मर्सिडीज है, BMW है, वॉक्सवैगन है, सब है। ऑल मोस्ट ऑफ दिस पीपल हैव सेट अप द होम इन चाइना। और उसका नतीजा ये पहले पीरियड में 15 कोटि से ज्यादा लोग ट्रांसफर हुए। और खेती के बारे में क्या बोलता था वो? खेती करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, किसानों को दाम मिलना चाहिए, लेकिन इतने लोग खेती में जरूरत नहीं है, ट्रांसफर करो मैन्युफैक्चरिंग में। और उसमें बहुत सक्सेसफुली वो काम उन्होंने कर दिया। उसके बाद डेंग ने दूसरा काम किया। वो काम ऐसा है कि हर एक टाउन में, ग्रुप ऑफ विलेजेस में एक इंडस्ट्री चालू कर दी। और वो इंडस्ट्री को एक ही मैंडेट दिया था कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करेंगे, सिर्फ एक। और इस प्रयोग को बोलते हैं टाउन एंड कंट्री एंटरप्राइजेस। इसमें एक प्रोडक्ट करो, स्पेशलाइज करो और उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन करो। आज आप देखते हैं कि सभी जगह मेड इन चाइना, उसका ओरिजिन इसमें है। टाउन एंड कंट्री एंटरप्राइजेस वेर एस्टैब्लिश्ड and they were made to work only on one product, not many products. एक प्रोडक्ट करो, उसमें स्पेशलाइज करो। अगर एक विलेज में कोई फाउंड्री अपना सबमर्सिबल पंप कर रहा है तो वही करो, उसमें स्पेशलाइज करो, डुप्लीकेट मत करो। और ये टाइमिंग बहुत बढ़िया था, मैंने देखा है खुद, अभी भी एंटरप्राइजेज चालू है। टाइमिंग इतना बढ़िया था कि सुबह 12 बजे तक आदमी खेती में काम करता है और 2 बजे इंडस्ट्री में आता है। इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था। और ये सब उनके जो विलेज हैं, विलेज पंचायत होगा, गवर्नेंस होगा, उनको करना पड़ता था। उसके लिए सरकार ने मदद की। अभी जो आप देख रहे हैं चाइना का प्रगति, अभी चाइना, अभी शुरू करो पीपीटी। नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? ये देखो 2025 में क्या जीडीपी है किन देशों का। अनफॉर्चुनेटली इस जागतिक अर्थव्यवस्था में 2 ही देश है कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल है, वो है अमेरिका और दूसरा है चाइना। बाकी सब लोग इतने नीचे हैं कि भारत के पंतप्रधान बोलते हैं कि हमारा तीसरा नंबर है, लेकिन हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन है। अमेरिका का देखो $30 ट्रिलियन है। चाइना का देखो कितना है। ये सब मेहरबानी वो जो शिल्पकार था डेंग शिओपिंग, इसकी कामगिरी है। ये बहुत ही विजन वाला आदमी था। खेती के बारे में तो बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने। एग्रीकल्चर रिसर्च, प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइना इज बेटर देन इवन एनी अदर कंट्री इन द यूरोप।
आप कभी गए हैं कि नहीं मालूम नहीं, चाइना में जाना चाहिए, देखना चाहिए। चाइना तुम्हारा दुश्मन नहीं है। चाइना में कोई भी भारत के बारे में चर्चा नहीं करता। मैं 2 बरस चाइना में रहा हूं। उनके लिए भारत बहुत ही छोटा 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 देश है। आप अपने को बहुत खूब, ये बहुत गलत बात हो रही है। चाइना में कोई भी आपके बारे में चर्चा नहीं करता। नहीं है, खिसगंती छोड़ो, कोई भी नहीं है। आई यूज्ड टू रीड ऑल न्यूज़पेपर्स इन चाइना डेली। तो भारत के बारे में कोई बात भी नहीं देता। भारत उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट देश नहीं है। हम अपना जो असेसमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा असेसमेंट चल रहा है, और ये पहला नीचे उतरना चाहिए स्वर्ग से कि हम बहुत बड़े हैं। हमारे पंतप्रधान जी बोलते हैं हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम 3रे नंबर पे हैं, 4थे नंबर पे हैं। हमारा ग्रोथ रेट 6% है, 7% है। अरे 7% ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर चाइना जैसा देश 3% पे भी ग्रोथ करता है तो एक भारत देश तैयार होता है। अगर अमेरिका 2% से आगे जाती है तो 2 चाइना तैयार कर सकती है। ये बेस अपना जो है वो बहुत छोटा है। ये 4 ट्रिलियन इज नथिंग। और मुझे पूछेंगे आपके कितने बरस लगेंगे आपको कम से कम 40 बरस चाइना का ग्रोथ रेट आने के लिए चाहिए। 40 बरस। अमेरिका तो छोड़ो, अमेरिका को बीट करने वाला कोई भी देश नहीं है। मैं ट्रंप का भक्त हूं, पुजारी हूं, ऐसा मत समझिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत ही इररिलेवेंट होता है, क्योंकि अमेरिका में जो संघ राज्य है, आपको जनरल नॉलेज होगा या नहीं मालूम नहीं है। अमेरिका का संघ राज्य ये ऐसा संघ राज्य है कि जिसमें सेंटर इज वेरी वीक एंड स्टेट्स आर वेरी पावरफुल। क्योंकि सिविल वॉर के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड सम बजट, उसके बजाय कुछ भी विषय नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक कलम है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कलम है कि जो कोई सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगले कोई डेकेड में नया आ जाएगा, वो डिफाइन नहीं हुआ, आ जाएगा, नया आ जाएगा, वो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ये भारत सरकार में ऐसा है कि एनीथिंग अराइजेस इन द फ्यूचर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसा उधर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर वेरी पावरफुल। सो कमिंग बैक टू our Deng Xiaoping and this global economy, we must understand first, we are a very small country. We are big only in the lectures of our dear leaders. We are a small country with a large population, 142 crores. Now where we went wrong, कहां गलत किया हमने? 1978 में अंडरलाइन पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना एंड इंडिया वाज द सेम। इट वाज द सेम पर कैपिटा इनकम, बट 78 के बाद में जो प्रोग्रेस किया चाइना ने, आज बहुत 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 दूर गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे चाइना ने डेवलप कर दी। अर्बनाइजेशन वेरी स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे डेवलप कर दी। कोरे साहब, न्यूयॉर्क जैसे 20 शहर चाइना के पास है।
न्यूयॉर्क जैसे 20 है, 20 एक नहीं। 1978 our government or Morarji Desai's government, George Fernandez was talking about socialism. That time we should have stopped socialism and taken market reforms. We would have come very near to China. And there was a discussion on this. ए जरा चाय बांटना बंद करो, बाद में दे दो। ए भाई जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाद में लाओ। 78 में चर्चा थी। आपको थोड़ा आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री बताता हूं। 78 के पहले 3 राष्ट्र बहुत ही बढ़िया डेवलप हुए थे। उनका नाम है जापान, दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है मलेशिया। मलेशिया के बारे में आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। मलेशिया इज डेवलप्ड देन इंडिया, पर कैपिटा इनकम इज मोर देन इंडिया। तो इन 3 देशों के बारे में एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड बैंक की, और उसी समय भारत के एक अधिकारी भी उस मीटिंग में थे। और भारत में ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसी नोट है, इट्स अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि भारत शुड अडॉप्ट ईस्ट एशियन टाइगर्स। ईस्ट एशियन टाइगर्स मीन्स जापान, साउथ कोरिया, Singapore, Malaysia, all these islands have developed and their entire economic strategy should be adopted. Now these nations adopted one strategy, East Asian Tigers. What? Develop exports as a strategy of economics. Export बढ़ाना चाहिए। दो, पहले स्टेज में लेबर इंटेंसिव सिंपल एक्सपोर्ट शुड बी इंक्रीज, लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर, टॉयज। साउथ कोरिया डेवलप्ड लाइक दिस, जापान हैज डेवलप्ड लाइक दिस, सिंगापुर हैज डेवलप्ड लाइक दिस। So don't go into very advanced technology, go in a simple thing and your labor learns from this, learns in export, learns in technology, upgradation of technology. वहां का एक नोट है 78 में भारत सरकार के इतिहास में कि ऐसा आपने करना चाहिए, and it was not taken note of. Why? Because there was a very big trade union leader, sorry, but a very useless person, George Fernandez. He was talking of driving multinationals from India. I will tell you, no country can prosper without taking a technology. Technology is the basis of progress. Land and labor is not the basis of progress. Economic growth comes from science and technology, and this science and technology is with the multinationals. तो फॉर द इनिशियल पीरियड अगर इनका टेक्नोलॉजी लिया, भांडवल लिया, उनका अनुभव लिया, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। ये भावनिक विरोध उस समय था। फिर बात ऐसी आ गई कि चंद्रशेखर थे, अपने को अपना गोल्ड बेचना पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया। लंदन में प्राइम मिनिस्टर अपना किटी लोहे गोल्ड का लेके गए, वापिस आए, सम और द अदर सिचुएशन वेंट ऑन। 1991 में जब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वाज वेरी सीवियर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। उसमें मनमोहन सिंह थे, मॉन्टेक अहलूवालिया थे, अहलूवालिया। वो भी 1991 का रिफॉर्म इतना बोगस निकला कि सिर्फ इंपोर्ट लिबरल हो गया, सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटीज वेर रिड्यूस
and all imports started coming to India. Malaysia, Vietnam, all these countries exported all the products like electronics, computers, phones, mobiles. It was an indiscriminate move of import liberalization which led to import surging so high, बहुत बढ़ गए, अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था. एक बहुत ही नॉन स्ट्रैटेजिक ऐसा निर्णय हो गया. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो आज तक चल रहा है वैसा ही हुआ. All countries exported to India, and somebody said, one of the prime ministers or one of the ministers was asking, we have liberalized imports, so why are you exporting to us? सवाल देखिए, एक मल्टीनेशनल को सवाल पूछते हैं एक मिनिस्टर कि आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है. तो उन्होंने बोला कि भारत में प्रोडक्शन करना, प्लांट लगाना, यहां का करप्शन, यहां का डिले इतना है कि मैं वहां प्रोड्यूस करके यहां भेजना अच्छा समझता हूं. इट्स अ फैक्ट. सो व्हाट शुड हैव बीन डन? इट शुड हैव बीन लाइक चाइना. चाइना ने फॉरेन कैपिटल मल्टीनेशनल अलाउ किए. They are allowed, but what? They had a strategy. With each multinational foreign person, they went into agreement. After 10 years, ये टेक्नोलॉजी हमारा होगा. एंड ये टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, हम आपको लैंड फ्री देंगे, ये सब सुविधा अर्बन फ्री देंगे, लेकिन 10 या 12 बरस के बाद ये सब टेक्नोलॉजी हमें देनी चाहिए. ये अपने 91 के रिफॉर्म में कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी. विजनलेस रिफॉर्म्स by two greatest economists like Manmohan Singh and Montek Singh Ahluwalia. They were knowing why China is developing, why South Korea has gone ahead. ये सब जान के भी जिन्होंने ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं किया वो अर्थशास्त्रज्ञ थे. बहुत बड़ी गलती की. आज जो अपनी दशा हो रही है वो दशा नहीं होती. इंडस्ट्री बहुत ही आगे बढ़ती, मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ता, टेक्सटाइल्स आगे बढ़ते, लेकिन सब इंपोर्ट हमने लिबरलाइज कर दिया. और अब बोल रहे हैं सभी जागतिक परिषद में कोई भी भाषण, हमने इंपोर्ट लिबरलाइज कर दिए. अरे ये क्या भाषण है? इंपोर्ट लिबरलाइज करने से इंपोर्ट हो गए, लेकिन आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जैसा कम पड़ने लगा. उनको वो ये हो गया कि ये अपना कोई दुरुस्त करना चाहिए. और इसमें गलती क्या हुई मैं आपको बोलता हूं. सबसे बड़ी गलती, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वर डन. एक गलती, सब हार्डवेयर कंप्यूटर का इंपोर्ट करने लगा. भारत आईटी में, सॉफ्टवेयर में बहुत ही बढ़िया है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, लेकिन हार्डवेयर में भारत कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता. ये सब हार्डवेयर बर्बाद हो गए. कोई भी हार्डवेयर कंपनी नहीं आई. और इसका आज तक हमें कीमत देना पड़ता है. अपना इंपोर्ट कितना है चाइना से? अपना इंपोर्ट है $75 बिलियन. और ये किसमें है? ये है कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट, मोबाइल के स्पेयर पार्ट, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट, सब गाड़ियों के.
magnets, all this is done only by China. आपको एक किस्सा बताता हूं। पुणे में एक पेनिसिलिन फैक्ट्री था, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं? वो पेनिसिलिन फैक्ट्री के पास ही एक डच कंपनी का मोटा बड़ा प्लांट था। उस प्लांट में वो डच कंपनी एक्टिव, जिसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव प्रोडक्शन इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन, वो बनाती थी। अपने ट्रेड यूनियन वालों ने इतना गजब किया उन्हों के लिए कि एक दिन एक रात में सब फैक्ट्री चाइना में गए। एपीआई में लीडिंग प्रोडक्शन वाज डन देयर। एनी मेडिसिन में एपीआई इज इसेंशियल। एपीआई के बगैर मेडिसिन नहीं बनता। एक्टिव प्रोडक्शन इंग्रेडिएंट बोलते हैं उसको। हाँ, और वो बनता नहीं है भारत में, क्योंकि वो डच कंपनी यहां से भाग गई। और बात में सरप्राइजिंग थिंग इज नोबडी न्यू दैट फैक्ट्री हैज गॉन। बिल्डिंग वाज रिमेनिंग एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि वेयर आर दे। विद इन अ नाइट एंटायर थिंग वाज शिफ्टेड। उसी समय से आज तक एपीआई का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता, सब हम इंपोर्ट करते हैं। और हम खुद को बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा है। अमेरिका में मैं रहता हूं, 6 महीना में वहां रहता हूं, सब मेडिसिन में देखेगा मेड इन इंडिया, बट एंटायर मेडिसिन इज मेड इन इंडिया विद द एपीआई फ्रॉम चाइना। अगर चाइना एपीआई नहीं देती तो मेडिसिन तैयार नहीं होगा। इसी कारण ट्रंप तात्या ने अभी जो कंसेशन दिया है फार्मास्यूटिकल पे, जीरो ड्यूटी है, क्योंकि वो कहां से भी नहीं ले सकता, एक तो चाइना नहीं तो इंडिया। और ये फार्मास्यूटिकल का इतना प्रचंड उद्योग, जो पेनिसिलिन फैक्ट्री थी बंद पड़ गई। ये एपीआई चाइना में गया एंड सेम एपीआई जो यहां से गया डच इज एक्सपोर्टिंग एंटायर वर्ल्ड आउटपुट ऑफ एपीआई। इतना बड़ा फैक्ट्री है और मैंने खुद नहीं देखा है ये फैक्ट्री, वो शेंजन में है। चाइना को जाना चाहिए, आप लोगों को विजिट करना चाहिए चाइना। तो ये बातें बताने की जरूरत ऐसी है, और मेरा थियरी मैं अभी बताता हूं। पोरे जी, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, आप सब लोगों की क्षमा मांगता हूं। अपना खेती पे इतना लेबर है और जिसको कभी शिफ्ट नहीं किया गया मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह, मुझे लगता है ये जो समस्या हुई है पर कैपिटा इनकम, जिसको मैं हमारे शब्द में, अर्थशास्त्र के शब्द में बोलता हूं, फार्मर्स इनकम डेफिसिट। हमारा समस्या क्या है? फार्मर्स हैव डेफिसिट इनकम। नाउ इनकम इज डेफिसिट, व्हाई? बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल इन द फैमिली, टू मेनी पीपल ऑन द लैंड, दे हैव नॉट बीन शिफ्टेड लाइक चाइना। हमारा जो कोई 142 का है वो सब देहात में है। उनको काम देना चाहिए था, उनके स्किल बढ़ाने चाहिए थे, उनको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जाना चाहिए था। ये सब प्लानिंग फेल हो गया, कुछ किया ही नहीं, फेल होने का सवाल ही नहीं। अभी मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी ने उसको पीएलआई नाम दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है। लेकिन बात ऐसी हो गई है कि जो गवर्नमेंट है
लेदर है, दिस इज ऑटोमेटेड. Leather industry is highly automated. Garment industry is highly automated. The maximum use of robots is done in leather, garment and toy. Largest consumer of robots is China and the largest producer of robots is Japan. Japan प्रोड्यूस करता है, चाइना को सप्लाई करता है. अभी चाइना का लेबर कम हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, नेगेटिव हो गई है, इनको शॉर्टेज आ गए लेबर का, इसलिए ऑटोमेशन हो गया. आप कभी बांग्लादेश नहीं गए? मैं 2 बार गया हूं. बांग्लादेश में 50% फैक्ट्रीज आर चाइनीज फैक्ट्रीज. दे हैव रीलोकेटेड इन बांग्लादेश. दे आर हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री. टॉय 80% toys which China used to produce, they are produced in Bangladesh. See, अभी ये ऑटोमेशन के कारण क्या हुआ? लेबर की जरूरत कम हो गई. सो ये जो इंडस्ट्री है, लेदर है, गारमेंट है, बाकी है, वो जो पहले लेबर इंटेंसिव थी, ये ऑटोमेटेड हो गई, उनका लेबर रिक्वायरमेंट कम हो गया. अभी हम कितना भी बोले, हम चालू करने के लिए बोले, हम उनके साथ कंपटीशन नहीं करते और कर भी नहीं सकेंगे. लोग पूछते हैं क्या कारण है? कारण एक है, बहुत लोगों को जनरल नॉलेज नहीं है. आई एम सॉरी टू से दिस. द वर्स्ट कंट्री आर यूरोप, यूएसए. उनका लोक संख्या बढ़ता ही नहीं है. यूरोप में ऐसे देश है कि जहां नेगेटिव है फर्टिलिटी. अमेरिका में नेगेटिव है और लोक संख्या जब बढ़ती नहीं है, वर्किंग पॉपुलेशन जब बढ़ती नहीं है, तो डिमांड कहां से आएगा? सो डोंट एक्सपेक्ट एंड डोंट टॉक नॉनसेंस. ये हम यूरोप को एक्सपोर्ट करेंगे, अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे. अमेरिका में बहुत लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका नंबर भी नहीं आएगा. अभी लोक संख्या कम है. टोटल अमेरिका की लोक संख्या 32 करोड़ है. अब सब यूरोप का मिलाकर 32 करोड़ है. द जायंट इज इंडिया, 142 करोड़. ये सब प्रोडक्ट अपने को यहां ही बेचना पड़ेगा. मैं इसीलिए इस बात का चर्चा कर रहा हूं कि बहुत लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो. ट्रंप तात्या ने बहुत अन्याय किया है. ट्रंप तात्या का इतिहास देखिए. मैं नीचे बैठता हूं, पोरे साहब बोल रहे कि अभी बंद करो. ट्रंप तात्या का जन्म ऐसे फिलॉसफी हुआ है. ट्रंप तात्या इज ए सिंबल. अमेरिका में एक हेरिटेज फाउंडेशन है, जैसे आपके राष्ट्रीय स्वयं संघ है, वैसा एक फाउंडेशन है. उस फाउंडेशन में बहुत चर्चा हुई 5 बरस के पहले, और उसका डॉक्यूमेंट भी है कि यहां अमेरिका में व्हाइट लोग कम हो रहे हैं. सब ब्लैक है, ब्राउन है, स्पेनिश है, और व्हाइट कहां गए? ये देश व्हाइट लोगों का है. 2, जिनको हमने बड़ा किया, जिनको हमने आर्थिक मदद की, वो सब देश अमेरिका के विरुद्ध जा रहे हैं. चाइना. इसीलिए किसी को मदद नहीं करनी चाहिए. चाइना को अमेरिका वैसी मदद किसी ने भी नहीं की. निक्सन एंड हेनरी किसिंजर, इन्होंने जो जीरो ड्यूटी पे एक्सपोर्ट किया, परमिशन दिया, उसके बाद चाइना डेवलप हुआ. क्लिंटन ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना का मेंबर कर दिया. बहुत उपकार है चाइना पर. और वो चाइना हमारे सामने खुद एक एनिमी बढ़कर खड़ा है.
बंद करो, भारत को मदद करो, नहीं करो, भारत को मदद नहीं करना चाहिए, उनका स्टेटमेंट है। क्यों? भारत भी एक प्रभावशाली देश है, अगर हम इनको मदद करेंगे तो वो भी बलवान हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो भी अपना एनिमी बन जाएगा। इससे बेहतर है कि उनको मदद मत करो। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। चौथा, क्रिश्चियनिटी इज आवर रिलीजन, इट शुड बी देयर लाइक ऑल आलिसिस पीपल आर सेइंग वी आर हिंदूज एंड हिंदू शुड बी देयर, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग, दे आर सेइंग द सेम थिंग। चर्च में जाना चाहिए, क्रिश्चियनिटी स्कूल में सिखाना चाहिए। ये है ट्रंप, ये ट्रंप का फिलॉसफी है। और दूसरा ट्रंप का फिलॉसफी ऐसा है कि नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, मेक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, ऊपर कनाडा, कोई भी चाइनीज नहीं आना चाहिए, चाइनीज भांडवल नहीं आना चाहिए, चाइनीज किसी भी स्वरूप में आना नहीं चाहिए। ये उनका स्ट्रैटेजी है। दूसरा, आपको मालूम होगा पनामा कैनाल वाज बिल्ट बाय हु बिल्ट इट? मे बी यू आर नॉट नोइंग, इट वाज एंटायरली बिल्ट बाय यूएसए, अमेरिका ने कंस्ट्रक्ट किया है। एंड दोज डेज आफ्टर Second World War, the price of constructing Panama Canal was $18 billion. And क्या हुआ? अभी ये पनामा कैनाल पनामा गवर्नमेंट ने चाइनीज को मेंटेनेंस के लिए दिया। तो ट्रंप कहते हैं इज टॉकिंग कि नो चाइनीज शुड कम हियर। Within 2 days he made Chinese people to run away from that place. It's a fact. और इंडिया के बारे में, उसका इंडिया के बारे में बहुत ही, क्या बोलते हैं आप, निगेटिव नहीं है, जाने दो, आगे बढ़ने दो, लेकिन हमारे उपयोग का भारत नहीं है। सारे गधे भरे हैं, भारत अपने उपयोग का नहीं है। सो इन द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इफ यू रीड चाइनीज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, you will find there is not a single word about India, not a single word. और हम बोलते हैं हम ऐसा है, हम तैसा है, 56 इंच छाती। कोई, you are not there in international politics. And now we have been given some concessions, that is because of something else. A lot of Indians have met American senators and they have brought a pressure, and therefore now what is happening? India has been liberalized, 18% duty है, लेकिन H1B visa which was used by our young people, he has said no change. I don't want Indians. I don't want stupid Indians. चलो स्टूपिड इंडियंस। लेकिन H1B वीजा में कोई भी अमेंडमेंट उन्होंने नहीं किया। वो बोले 18% ड्यूटी करता हूं, आप आइए। लोग उसके बारे में भी बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत है इसके बारे में, स्ट्राइक करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ये आ गया वो आ गया। मुझे बताइए, ये देश एडिबल ऑयल में स्वयं पूर्ण नहीं है। अगले 8 साल से हम सोया तेल लाते हैं अमेरिका से। लोग बोलेंगे कि क्यों लाते हो? क्योंकि पहले पाम ऑयल आता था। अभी क्या हुआ? अभी पाम ऑयल का बायोडीजल बन गया। इंडोनेशिया एंड मलेशिया, basic exporters of palm oil, they have started converting palm oil into biodiesel. Therefore, we have to purchase soya on a large scale. How can we go without giving edible oil to our people? Edible oil आपको देना ही चाहिए। तो सोया तो कितने सालों, 8-10 सालों से आता है। दूसरी बात है बादाम, बाकी नट्स,
They are coming for last 20 years. It is not new. Only thing is sludge, जिसको मक्के का स्लज बोलते हैं, वो नया है. एंड आप बोल रहे हैं वो रेड जवार, अरे वो पहले ही में आया था हिंदुस्तान में. अगर आपको मालूम है PL 480 में आता था. और वो तो जवार जो आएगा वो एनिमल फीड बन के जाएगा. अपने यहाँ एनिमल फीड की भी जरूरत है. वी हैव लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. वी वांट डेयरी. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ अपनी समस्या जो किसानों की है वो एक अलग किस्म की है. वो जनरेटर है, आई विल से फेल्योर ऑफ प्लानिंग है अपना, कि जहां अपन ट्रांसफर नहीं किया लेबर एग्रीकल्चर से लेबर इंटेंसिव में, इसीलिए वो पॉपुलेशन बढ़ता रहा. और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम पर कैपिटा लैंड होल्डिंग हैज गॉन डाउन. सब डिविजन्स, एंड व्हेन पर कैपिटा लैंड होल्डिंग कम डाउन, per capita income also goes down, because small holding you cannot cultivate. कल्टिवेट करने के लिए भी एफिशिएंसी नहीं, टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी एफिशिएंसी नहीं. अगर मैं स्मॉल होल्डर हो तो मुझे बैंक में लोन भी नहीं मिलता है. तो माई क्रेडिबिलिटी हैज गॉन एज अ क्रेडिट पर्सन. माई टेक्नोलॉजी, आई कैन नॉट परचेस अ ट्रैक्टर फॉर 1 acre or 2 acres. So there are so many disabilities which have come with a small holding. अब ये दुरुस्त होने वाला है या नहीं? मुझे लगता है ये दुरुस्त भविष्य काल में नहीं होगा. इसीलिए मैं एक ही प्रस्ताव देता हूं. पौरे जी सुनिए, जो आइडिया एक नोबेल प्राइज विनर ने लाई है यूरोप में, और उन्होंने वो अलग कॉन्टेक्स्ट में लाई है. अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया है. वो कॉन्सेप्ट उनके कॉन्टेक्स्ट में लाया था कि टेक्नोलॉजी, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, AI इज कमिंग, सो अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, सो लोगों की बेकारी बढ़ रही है. तो बेकारी बढ़ने के बाद क्या करना चाहिए लोगों को? तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि लोगों को घरपोच पैसा देना चाहिए, बेसिक इनकम. इट शुड बी गिवन, बिकॉज गवर्नमेंट हैज मनी, but government has no means of employing people. So give the money at home, educate their children free. This basic concept has to come, not loan. Every year the government should pay certain amount of money to each person who is not employed in a manufacturing or who cannot be employed in manufacturing. बाकी विषय बहुत है. हिंदी में भी बता दो, जो आखिरी शब्द बोले आप, आखिरी लाइन जो बोली उन्होंने तो दिया. क्या आखरी लाइन बोलले इंग्रजीमध्ये, ते त्यांना कळलं. हिंदीत जो प्रस्ताव दिला शेवटची पैसे देण्याबद्दलचा मैं बोलता हूं. मैंने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव अमेरिका के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ने रखा है. वो अमेरिका का संदर्भ अलग है. अमेरिका का संदर्भ है, उनका नाम क्रिटी है, क्रिटी, और वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट भी उसमें है. 2-3 लोगों ने, ये तो आइडिया बहुत पॉपुलर हो गई है अमेरिका में, बेसिक इनकम. तो उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए, और AI के बारे में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसके लिए अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो देश नहीं दे सकता, तो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला उनको बेसिक इनकम देना चाहिए. मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई वर्ष में कितना रुपया देते हैं? 12. तो वो बढ़ाना चाहिए और उसमें बढ़त मिलनी चाहिए. और उनके किसानों के जो कोई पुत्र होंगे, पुत्री होगी, उनको शिक्षण फ्री देना चाहिए. ऐसा प्रस्ताव है. तो मैं यहाँ ही रुकता हूँ. ज़्यादा मैं जो बोला और जो आपके बाद भाषण किया वो जरा बहुत ही लंबा हुआ, लेकिन मेरा प्रस्ताव आपके पास रखा है कि बहुत ही कठिन समस्या है भारत के लिए. क्यों नहीं भारत ने
वो हम इंग्लिश में बोलते हैं, वी हैव मिस्ड द बस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन की बस अपने मिस की है। वो 78 में की, 91 में की। अभी जो राष्ट्र है इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपना एक्सपोर्ट या माल ये सेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और लास्ट में एक आपको बताता हूं, भाषण समाप्त करता हूं। अभी अर्थशास्त्र में और हर पेपर में हम चर्चा करते हैं, वो संकल्पना है चाइना शॉक। चाइना ने इतना प्रोडक्शन बढ़ाया है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में 80% प्रोडक्शन इज चाइना, बैटरीज 90%। आप देखिए मैग्नेट में 80%, जो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। टॉयज में अभी भी 80%, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 40%। तो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं यूरोप के, ये चाइना शॉक है। अगर चाइना इतना सप्लाई करेगा जागतिक बाजार पेट में और सस्ता सप्लाई करेगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहां जाएगी? यूरोप के सब यूनियन ने ये टर्म कॉइन कर दी है, चाइना शॉक। इतना प्रोडक्शन और कैपेसिटी हो गई है चाइना की। और चाइना रेट ऑफ इंटरेस्ट एब्सोल्यूट जीरो, एनर्जी फ्री, और बाकी लोगों को बोलता है आप इंडस्ट्री को क्यों मदद करते हो। लेकिन इतना सस्ता है प्रोडक्शन वहां, और कैपेसिटी हो गई है, और दूसरे राष्ट्र को कोई उत्पादन करने की संधि नहीं मिलेगी। इसीलिए आज कल का रिपोर्ट देखो, आईएमएफ का कल का रिपोर्ट देखो। आईएमएफ ने जागतिक वार्निंग दी है कि चाइना ने अपना खुद का उपभोग बढ़ाना चाहिए, और प्रोडक्शन हो गया है, और जागतिक इंडस्ट्री को बहुत धोखा है। ये आईएमएफ का कल का रिपोर्ट है, पढ़िए। धन्यवाद।